मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। आज आपका 7th क्लास का लेसन नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर 3 है। पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर आपका हो चुका है। उसके क्वेश्चंस मुझे पता है कि आपने शायद कर लिए हैं और आप उनको याद भी किया करें, कॉपी में नोट करने हैं आपको। लेसन का नाम फिर से रिपीट किया जाता है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल में लास्ट टॉपिक आप चल रहा था, इतिहास के स्रोतों के विषय में पढ़ रहे थे हम। सेकंड लेक्चर में आपने देखा था, उसमें अभिलेखागार के बारे में पढ़ा था लास्ट टॉपिक। उसके पश्चात देखिए, अभिलेखागार के बाद में हम देखते हैं कि जो भी लोग थे प्राचीन समय के लोग, मोटे तौर पे उन्होंने फेरबदल करते हुए कहीं कोई शब्द जैसे हम लिखते हैं, जिस प्रकार अभिलेखागार के बारे में पढ़ते थे, कागजों की कमी के बारे में पढ़ लिया था। 13वीं-14वीं शताब्दी के विषय में भी पढ़ लिया था कि किस समय कागज की कमी थी, किस समय अधिक हो गए थे, परिवर्तन देखने को मिला था, ज़्यादा हो रहा था, उत्पादन होने लगा था, हमारे पास वो उपलब्ध भी होने लग गए थे। अब देखिए, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों में अपने मूल वृत्तांतों में भी परिवर्तन किया करते थे। इसका एक उदाहरण भी दिया हुआ है, उसे देखते हैं। उदाहरण में बताया गया है 1356 ईस्वी में बर्नी ने अपने पहले वृत्तांत में जो भी बताया वो बर्नी के दूसरे वृत्तांत से अलग है। उनका दूसरा वृत्तांत जो था वो हमें लगभग 1971 में प्राप्त हुआ, सेकंड वाला। और जब तक ये हमें प्राप्त नहीं हुआ था, हम प्रथम वृत्तांत के अनुसार ही उसके बारे में जानकारियाँ अर्जित कर रहे थे। जैसे ही द्वितीय वृत्तांत 1971 में प्राप्त हुआ, शायद वो नीचे दबा हुआ था या किसी प्रकार से हमें प्राप्त नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया। जैसे हमें मिला तो इसमें और इसके अंदर जो 1356 ईस्वी में प्रथम वृत्तांत लिखा उन्होंने, और द्वितीय वृत्तांत के अंदर थोड़ी सी उनकी लिखावट में या उनकी जो वृत्तांत की बातें थी उनमें अंतर देखने को मिला। और ये सभी वृत्तांत आपके अभिलेखागारों में, पुस्तकालयों में आज भी उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उन्हें संबंधित अपने अध्यापकों, विद्यालय परिसर में जाकर उनसे पूछ सकते हैं कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिल सकते हैं वो। अगला टॉपिक है आपका नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। देखिए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, नए सामाजिक व राजनीतिक समूह। समझें इसको। बात चल रही है आपके 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य की। इस अवधि में या इस समय में भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशी व्यापारी व आक्रमणकारी बारी बारी से आते जाते रहे। यहाँ पर उपस्थित
भौगोलिक दशाओं और कच्चे माल की पूर्ति को देखते हुए वे यहीं पर स्थायी रूप से आकर अपना कार्य या काम करने लगे। बताया नए सामाजिक और राजनीतिक समूह बनने लग गए थे इस समय में। कैसे बनने लगे? 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशी व्यापारी व आक्रमणकारी बारी बारी से आते रहे और जाते भी रहे। यहाँ उपस्थित भौगोलिक दशाओं और कच्चे माल की पूर्ति को देखते हुए वे यहीं पर स्थायी रूप से आकर अपना कार्य और काम करने लग गए। उस काम को देखते हुए उन लोगों ने यहाँ पे देखा कच्चा माल आपूर्ति हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो हम यहीं पे व्यापार करने लग जाते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, जैसे आपने पिछली 6 क्लास के अंदर आपने 700 ईस्वी से लेके बहुत सारी बातें पढ़ी हैं इसके बारे में। तो हमने पढ़ा था हर्ष के बाद का भारत या हर्षकालीन समय के बाद के बारे में पढ़ा था। उस समय से लेकर विदेशी आक्रमणकारी आए, अरब देशों के लोग आए, ईरानी आए, अफ़गानी आए, गौरी आया, मोहम्मद गौरी, मुग़ल आए और यहीं पे आके उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, राजनीतिक स्थिति, और भारत के बहुत से बड़े क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया। मुग़लों के पश्चात लगभग 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंदर विदेशी व्यापारी भी आए। डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए और इंग्लैंड से अंग्रेज भी आए। तो इन्हीं के बारे में ये बताया गया, वो यहीं पर आके बस गए और अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ उन्होंने कर दिया। वर्चस्व का मीन्स होता है अधिकार करना, सत्ता दिखाना, अपनी ताकत दिखाना। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और क्या है क्या नहीं है। देखिए, इस काल में बड़े पैमाने पर उत्पादन भी हुआ और परिवर्तन भी हुए। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सिंचाई में रहट, कटाई के लिए चरखे और युद्ध मीन्स लड़ाइयों या लड़ाई में बारूद उगलने वाला या बारूद वाले हथियार इस्तेमाल होने लगे। ठीक है, इसको देखिए। इसके पश्चात देखिए आप लोग, ये भी इस्तेमाल होने लगे। विदेशी लोग जब भारत में आए तो वे लोग
अपने साथ अपनी संस्कृति, भाषा, खान पान भी अपने साथ लाए, लेकर आए। आज भारत में आलू, मक्का, मिर्च भी उन्हीं की देन है। ठीक है, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो, इस काल में जो भी उत्पादन हो रहा है, जैसा बताया गया, राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन को समझते हैं। पहले समाज के क्षेत्र में हमने क्या परिवर्तन देखने को मिला हमारे को, इसमें बताया परिवर्तन हुआ। उनमें कुछ इस प्रकार से होते, जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लग गया। अब रहट क्या होता है, इसका चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखने का प्रयत्न कीजिएगा। ये रहट होता है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इस प्रकार से एक गोल आकार होता है और यहाँ पे बाल्टी नुमा या डब्बे नुमा बहुत सी चीज़ें ऐसी बंधी होती हैं। और ये पहले पानी भरा होता था गड्ढों में, तालाबों में या कुओं में या नहरों में। तब इसको जब चलाया जाता था, इस तरह से घुमाया जाता था पशुओं की सहायता से, तो ये डब्बे क्या है, इस तरीके से आते थे और पानी को अपने साथ लेके आते थे, भरे हुए डब्बे, और यहाँ आके खाली होते थे, फिर दोबारा से भरते थे और ये रिपीट चलता रहता था। तो इससे सिंचाई की जाती थी। तो ये रहट हो गया। कताई के लिए यानी सूत इत्यादि को काटने के लिए कच्चे धागों को, उसके लिए चरखे का इस्तेमाल होने लगा, तो वो भी परिवर्तन देखने को मिला, पहले नहीं था। युद्ध इत्यादि हमारे भारत के अंदर पहले जो तलवारों इत्यादि से होते थे, तो उसमें भी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लग गया। विदेशी लोग जब यहाँ पे आए, तो लोग जब भारत में आए तो वे अपने साथ अपनी संस्कृति, भाषा, खान पान भी अपने साथ लेकर आए। आज भारत में आलू, मक्का और मिर्च भी उन्हीं विदेशी लोगों की देन है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग आगे और समझते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो भी बताई जाएंगी आपको। देखिए, इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना जाना भी रही थी। क्यों रही थी, उसका कारण देखते हैं। इस समय में लोगों की गतिशीलता भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने वाली रही। इसका साधारण सा अर्थ है कि व्यक्ति रोजगार या फिर अपने द्वारा उत्पादित माल को पूर्ति वाले स्थानों पर लेकर आता जाता रहता था। ठीक है, आगे देखिए, आपके भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर बहुत सी संपदाएं थीं। उन संपदाओं को देखते हुए थोड़े समय पहले बताया, लोग यहीं पे आके बस गए
और बसे तो अपने साथ में संस्कृति वगैरह भी लेके आए, उसके कुछ अंग मैंने आपको बताए थे। फिर भी लोगों की, बहुत से लोगों की, कुछ लोग नहीं बहुत से लोगों की इस समय में लोगों की गतिशीलता भी रही थी। वो एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहे, भारत में भी आए, इसके आस पड़ोसी क्षेत्रों में भी जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंग थे उनमें भी उनका आना जाना लगा रहता था। लेकिन उस समय जब वो आए तो उन्होंने उत्पादन भी किया, परिवर्तन भी किया, औद्योगिक रूप में भी हुआ और सामाजिक रूप में भी देखने को मिलता है। आगे देखिए अगला, राजपूत। राजपूत से सामान्य अर्थ राजा का पुत्र होता है, जो कि अपनी सत्ता को प्राप्त कर शासक की सहायता करता था। राजपूत शब्द को देखिए, राजपूत से सामान्य अर्थ राजा का पुत्र होता है जो कि अपनी सत्ता को प्राप्त कर शासक की सहायता करता था और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से या सुदृढ़ बनाने में भी उसका बड़ा महत्व था। आगे देखें, आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए भी, ये शब्द जो दूसरा है आपके राजपूत, पहला शब्द ये हो गया, उन लोगों के लिए भी यूज में लिया जाता था जो क्षत्रिय थे और किसी न किसी रूप में अपनी शक्ति का या शक्ति के बल पर शासन व्यवस्था में अपना योगदान देते थे। ठीक है बच्चों, एक लास्ट टॉपिक और है आज का आपका, पर्यावास। इसको भी समझने का प्रयत्न कीजिए। आपने राजपूत समझ लिया, नए सामाजिक राजनीतिक समूह के बारे में देख लीजिए और पर्यावास समझिए आप। अगला टॉपिक है आपका पर्यावास। इसकी नोट करें और इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा आप लोग। देखिए, पर्यावास का सामान्य सा अर्थ होता है जिस क्षेत्र के अंदर या जिस जगह पर हम निवास कर रहे हैं, व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उस समय के उन लोगों के जो पर्यावरणीय क्षेत्र है उसमें किसी न किसी प्रकार थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो उसे हम पर्यावास कहते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा या देखा होगा, कहीं सुना होगा, प्राचीन मानव किस तरह की भूमि पर निवास करता था, किन क्षेत्रों में निवास करता था, तो उन लोगों ने अपने लिए खेती योग्य भूमि बनाई, तो यही पर्यावास है। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। स्टूडेंट्स,
आपका लेसन नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 पूर्ण होता है। होमवर्क के क्वेश्चन इसके नोट कीजिए, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आपके। HW क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, आप किस प्रकार कह सकते हो कि मध्यकाल में अनेकों परिवर्तन देखने को मिले। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपका, आप किस प्रकार कह सकते हो कि मध्यकाल में अनेकों परिवर्तन देखने को मिले। आप अपने टॉपिक के अनुसार वीडियो को पॉज करके आंसर इसका वहीं मिल जाएगा, आपको लिखिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पर्यावास किसे कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज के 2 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लेक्चर 3 के। इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा और बाकी का चैप्टर करने के लिए हम लेक्चर 4 पढ़ेंगे। धन्यवाद।